आज हम एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ आई में जनरली हम ओवरव्यू ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑकुलर स्ट्रक्चर, उसका लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बहुत ओवरव्यू है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग इन डिटेल फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द फिजियोलॉजी हमें एक बार जस्ट एनाटॉमी एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आई के रिगार्डिंग। पहला फैक्ट जो है, द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन हम लोग का जो बॉडी में है वो है आई। ठीक है। और 70% ऑफ ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स इन द आई इज प्रेजेंट। बेसिकली हम लोग जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज देखने के बाद समझते हैं, हमारा ब्रेन अगर 100% सेंसरी इनपुट लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 70% विजन के थ्रू लेते हैं। जैसे कि हमें पता है बाकी सारा सेंसेस, जैसे कि टेस्ट के लिए टंग यूज होता है, नोज ऑल्फैक्टरी के लिए यूज होता है, टच के लिए हम लोग पूरा स्किन जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑडिटरी कान के लिए यूज होता है। उसके साथ साथ बॉडी का बैलेंस के लिए वेस्टिबुलर सेंसेस, हम लोग कहाँ पे कौन सा पोजीशन पे कहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा हाथ कहाँ पे, उसके लिए प्रोप्रियोसेप्शन जरूरी होता है ना। ये सारा सेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस है विजन, देखने का जो भी चीज है। ठीक है। इट इज नॉट आई बाय विच वी आर सीइंग, इट इज आवर ब्रेन। हमें ये चीज समझना जरूरी है कि हम आई के थ्रू नहीं देख रहे। आई जस्ट एक रिसेप्टर है जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है और धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो आई एक जस्ट अ रिसेप्टर है। व्हेन वी सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग थिंग, आवर ब्लिंक रेट रिड्यूस। कोई भी चीज अगर हम लोग इंटरेस्टिंग कुछ भी चीज देखते तो फिर हमें क्या होता है, हमारा जो ब्लिंक रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लिंक करना मतलब हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था उसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये ब्लिंक रेट रिड्यूस होने के वजह से क्या होता है, हो सकता है ड्राई आई होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी स्क्रीन वगैरह हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक देखते हैं तो फिर हमारे आई में सुखावट लगना स्टार्ट होता है। अबाउट 50% ऑफ ब्रेन यूज्ड ओनली फॉर विजन एंड कॉग्निशन। कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं, उस चीज को पहचानना, पहचानने के बाद उसी अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करना, ये सारा चीज को प्रोसेस करने के लिए पूरा ब्रेन का 50% हिस्सा यूज होता है। आई इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 576 मेगापिक्सल पावर कंपेयरिंग विद द कैमरा। तो फिर हम समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा आई का जो मैकेनिज्म है। अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्बिट, आईलिड, आई लैसेस एंड एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। हमें पता है कि आई अंदर में जिस जिस कोठरी के अंदर आई रखा हुआ है उसको बेसिकली बोलते हैं ऑर्बिट। उसके ऊपर वाला जो उसको बोलते हैं अपर आईलिड, नीचे वाले को बोलते हैं आप लोअर आईलिड। और इसमें जो बाल जैसा लग रहा है यहाँ पे छोटा 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 जो बाल है उसको बोलते हैं आई लैसेस। और इसके अंदर में एक्स्ट्राकुलर मसल्स रहता है। जनरली हमारे एक्स्ट्राकुलर मसल्स क्या करता है, आई को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए यूज होता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको सुपीरियर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा बोलते हैं। उसके नीचे में छोटा वाला जो हिस्सा है ये प्यूपिल है। उसके नीचे में ये आइरिस है। ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है, ये वाला देखोगे कॉर्निया स्क्लेरा का जंक्शन है इसको बोलते हैं। ये व्हाइट वाला जो हिस्सा है उसको बाल्बल कंजंक्टिवा ओवर स्क्लेरा, स्क्लेरा जनरली व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर में बाल्बल कंजंक्टिवा है। इंफीरियर कॉन्जंक्टिवल फॉर्निक्स इसमें जनरली प्रेजेंट रहता है, ये कॉन्जंक्टिवल फॉर्निक्स है। और इसके नीचे रहता है inferiorly, that is a inferior palpebral conjunctiva जो टार्सल ग्लैंड जिसमें साइन कर रहा है। ठीक है। और सुपीरियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपीरियर लैक्रिमल पैपिली और पंक्टा है, नीचे में इंफीरियर लैक्रिमल पंक्टा या पैपिली प्रेजेंट है। लैक्रिमल क्रैनलिक्यूली इन लैक्रिमल लेक, यहाँ पे देख सकते हैं लैक्रिमल क्रैनलिक्यूली लैक्रिमल लेक में, माने जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा था। ठीक है। ये हो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। हम आउटसाइड से जो भी देख रहे हैं उसके बारे में हमने बता दिया। ये है ऑर्बिट के। पहले हम लोग ब्रेन के बारे में मैंने जस्ट एक जो बोन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो बोन है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। अंदर में येलो कलर का जो बोन होता है इसको बोलते हैं स्पेनोइड बोन। ये साइड साइड से जो दो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। यहाँ पे ऑरेंज कलर का अंदर में देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है एथमोइड बोन बोलते हैं उसको। ये जो वायलेट कलर का बोन है उसको बोलते हैं मैक्सिलरी बोन। एंड जो ब्लू कलर का बोन है उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है। ये सारा बोन से कवरेज रहा है। तो समझ रहे, जैसे मैंने पहले वाला स्लाइड पे बताया कि आई इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड
ऑर्गन। तो ये मोस्ट प्रोटेक्शन का कारण यही है कि ऑर्बिट जिसके अंदर में एडिपोज या तो फैट टिश्यू के अंदर आई बैठा हुआ है, और आई के सराउंडिंग्स जो स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑकुलर मसल जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल से वो उसके साथ अटैच होता है। अभी हम आई का प्लेसमेंट देखते हैं। आई ऑर्बिट में एग्जैक्टली पैरेलली प्लेस नहीं है, ये अराउंड 23 डिग्री नेजली रोटेटेड, मतलब ये एग्जैक्ट सीधा नहीं है। आई अगर सीधा रहता है, ऑर्बिट अगर इस तरीके से है तो आई भी इस तरीके से नहीं है, नहीं तो हम लोग का आई टेढ़ा जैसा लगता है। हमारा आई कैसा है, सीधा ऐसे 23 डिग्री, दोनों आई नोज की तरफ टिल्टेड रखा हुआ है। और ये कितना डिग्री एंगल क्रिएट करता है एपेक्स के साथ, एपेक्स के साथ ऑर्बिट का एपेक्स जो होता है उसके साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। और दोनों एपेक्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री अपार्ट रहता है, माने ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से हमारा ऑर्बिटल एक्सिस और जो विजुअल एक्सिस होता है दोनों के मिडिल में 23 डिग्री का एंगल प्रेजेंट रहता है। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में बात कर रहे थे कि देयर आर बेसिकली 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, 4 रेक्टस है और 2 ऑब्लिक है। 4 रेक्टस में पहला रेक्टस होता है सुपीरियर रेक्टस, देन होता है मीडियल रेक्टस, देन होता है लैटरल रेक्टस, देन इंफीरियर रेक्टस, और ऑब्लिक में तुम्हारा आ जाता है सुपीरियर ऑब्लिक एंड द इंफीरियर ऑब्लिक। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में हम डिटेल में बात की है हमारा स्क्विंट वाला वीडियो में, उसका एक्शन के बारे में हम लोग बात की है। उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्स्ट्राकुलर मसल्स। अभी हम देख लेते हैं जो नर्व सप्लाई होता है एक्स्ट्राकुलर मसल्स में, उसको कैसे रिमेंबर करेंगे। ऑल थ्री, SO4 एंड LR6। ऑल थ्री मतलब ऑल आर द एक्स्ट्राकुलर मसल्स सप्लाइड बाय द cranial nerve third, that is the ocular motor nerve, and superior oblique excluding superior oblique which is supplied by the fourth nerve, and lateral rectus is supplied by the sixth cranial nerve। इस चीज से हम याद रखेंगे कि ऑल थ्री, SO4, LR6। अभी टीयर फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर फिल्म पे बेसिकली 3 लेयर रहता है। पहला लेयर का नाम है लिपिड लेयर, सेकेंड लेयर का नाम है एक्वस लेयर, एंड थर्ड लेयर का नाम है म्यूकस लेयर। पहला लेयर जो लिपिड लेयर रहता है कहाँ से फॉर्मेशन होता है, ये मेओमियन ग्लैंड, जेस ग्लैंड एंड द मोल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एक्वस लेयर कहाँ से सीक्रेट होता है, एक्वस लेयर इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड, एंड म्यूकस लेयर कहाँ से सीक्रेशन होता है, कॉन्जेंटिवल गॉबलेट सेल से। तो ये टीयर फिल्म क्या करता है, कॉर्निया के ऊपर में रहता है। कॉर्निया के ऊपर रहने के बाद क्या करता है, फ्रिक्शन, तो हम लोग आई को बार बार बंद कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। टीयर फिल्म इस फ्रिक्शन को कम करता है, यही मेन रोल है टीयर फिल्म का। उसके साथ साथ जो कॉर्निया होता है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और उसका जो प्रोटेक्शन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी लैक्रिमल एपरेटस के बारे में हम बात कर लेते हैं। लैक्रिमल एपरेटस बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो टीयर प्रोड्यूस किया, उसके साथ उस फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे अपर कैनालिक्यूली एंड लोअर कैनालिक्यूली के थ्रू में क्या हो रहा है, टीयर फिल्म जाके तुम्हारा कॉमन कैनालिक्यूल में पहुंच रहा है, और जो एक्स्ट्रा टीयर फिल्म बन रहा था वो नोज के थ्रू एवेपोरेट हो जा रहा है। यही है प्रोसेस लैक्रिमल एपरेटस का। और ये पाथवे अगर कभी भी ब्लॉक हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा अच्छे तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें पता है टीयर पे भी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स रहता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारे आईज के अंदर आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टीयर फिल्म यूजफुल होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट्स रहता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स को फ्लो करना जरूरी है। इसीलिए कभी भी कैटरेक्ट सर्जरी से पहले क्या किया जाता है, हमारा सिरिंजिंग करके देखा जाता है कि ये जो पाथवे था, ये पाथवे में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज होगा तो हम उस टाइम पे सर्जरी नहीं करेंगे, उस ब्लॉकेज को पहले ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम कॉन्जंक्टिवा के बारे में बात करते हैं। जब जब कॉन्जंक्टिवा के बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जंक्टिवा का पोर्शन है। पहला जो हिस्सा है ये है बल्बल कॉन्जंक्टिवा, जो आई का व्हाइट वाला हिस्सा क्या रहता है बल्बल कॉन्जंक्टिवा बोलते हैं। और जो व्हाइट इसके नीचे जैसे जो रेडिश कलर का जो रह रहा है इसको बेसिकली बोलते हैं पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा। पैल्पेब्रल मतलब जो लीड के ऊपर कॉन्जंक्टिवा है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों का मिडिल में जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जंक्टिवल फॉर्निक्स। यहाँ पे इस डायग्राम पे हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये वाला है कॉन्जंक्टिवल फॉर्निक्स, ये वाला है तुम्हारा पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा। ये येलो कलर का जो है यहाँ पे ये डायग्राम बल्बल कॉन्जंक्टिवा है, इसी का कॉन्टिन्यूशन स्ट्रक्चर है तुम्हारा कॉर्निया। ठीक है,
अभी कोट्स ऑफ द आई बॉल में बेसिकली देयर आर 3 कोट्स। पहला है फाइबर्स कोट, जिसके मतलब बेसिकली इसमें एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। जो आई का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसको आई के बाहर नहीं निकलने दे रहा है, वो है फाइबर्स कोट। जो 1/6 जो हिस्सा होता है फाइबर्स कोट का, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। हमारा आई का जो स्ट्रक्चर में सबसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? कॉर्निया है, ठीक है। क्यों कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, और जो उसमें नर्व सेल रहता है वो नर्व भी माइलिनेटेड नहीं रहता है, माने उसके ऊपर जो कवर रहता है वो कवर रहता नहीं है कॉर्निया के ऊपर में। इसी रीजन की वजह से कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। और 5/6 जो हिस्सा है वो ओपेक है। तो हम लोग जो आई का कलर देखते हैं वो ब्लैकिश है ना, जैसे मेरा आई का कलर ब्लैकिश है, तो ये कौन सा चीज का कलर है? ये सिर्फ और सिर्फ कलर है तुम्हारा आइरिस का, ये कॉर्निया का कलर नहीं है। क्यों? कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। सेकेंड है वास्कुलर कोट। वास्कुलर कोट मतलब वेसल्स नाम से समझ में आ रहा है। वास्कुलर कोट बेसिकली ये आइरिस सिलियरी बॉडी कोरॉइड से बनता है। ये बेसिकली यूविया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो ब्लड सप्लाई बेसिकली होता है आई को, ब्लड सप्लाई के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है वास्कुलर कोट के थ्रू। एंड लास्ट है सेंसरी कोट और द नर्वस कोट, जो रेटिना। हम लोग सारा चीज प्रोटेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जाके पहुंचा रहा है रेटिना पे, ये है तुम्हारा नर्वस कोट। कॉर्निया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्निया गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द टीयर फिल्म एंड द एक्वस ह्यूमर। हम लोगों को पता है कि आई हमेशा खुला रहता है। जब हमेशा खुला रहता है तो फिर कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कॉर्निया डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। अगर हम लोग आई को बंद करके रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग को जो एक्वस ह्यूमर है उससे एज वेल एज द पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा से हम लोग को आई को ये सप्लाई मिलते रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई मिलते रहेगा। ब्लड सप्लाई तुम्हारा कॉर्निया के पास है नहीं, ठीक है। नर्व सप्लाई में हम देख सकते हैं कि बेसिकली ट्राइजेमिनल जो नर्व होता है उसका 3 ब्रांचेस होता है। ऐसा करके मान के चल, ऊपर में जो ब्रांचेस किया दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्थेल्मिक जोन, ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस। मिडिल में जो है मैक्सिलरी ब्रांचेस और नीचे में मैंडिबल ब्रांचेस रहता है। ये तो 3 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। कॉर्निया को इसी 3 ब्रांचेस में से ऑप्थेल्मिक जो ब्रांचेस होता है उसी के थ्रू बेसिकली नर्व सप्लाई मिलता है। कॉर्निया का जो पावर रहता है बचपन में 51.2 डायोप्टर रहता है। एज वेल एज इन एडल्ट्स में कॉर्निया का पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो कितना हो जाता है? 43.5 डायोप्टर के आसपास हो जाता है। माने रिड्यूस होता है कॉर्निया। माने पहले जब बचपन में जब रहता है कॉर्निया ऐसा स्टीप रहता है, धीरे धीरे एज बढ़ने के धीरे धीरे फ्लैटनेस बढ़ता है इसमें। फ्लैटनेस क्यों होगा? ताकि हमारा जो आई मायोपिक ना हो, इसी प्रोसेस को इमेट्रोपाइजेशन बोलते हैं। पहले बहुत ज्यादा कॉर्निया का पावर रहता है ड्यूरिंग बर्थ 51.2 डायोप्टर, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 43.5 डायोप्टर होता है, कॉर्निया का पावर रिड्यूस होता है, ठीक है। कॉर्निया का लेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला लेयर है एपिथेलियम लेयर, सेकेंड लेयर को बोलते हैं बाउमस लेयर, देन एक मोस्ट माने थिक लेयर रहता है जिसको तो स्ट्रोमा बोलते हैं, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है और लास्ट में रहता है कॉर्नियल एंडोथेलियम। हम एक एक चीज को माने इलेबोरेटली डिस्कस नहीं कर रहे, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो है। जस्ट एक बार ओवरऑल हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा जैसे व्हाइट पोर्शन है, जो हम लोग व्हाइट स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज अ स्क्लेरा। स्क्लेरा का 3 लेयर होता है। पहला है एपिस्क्लेरा, उसके मिडिल पे रहता है स्क्लेरल प्रॉपर और उसके अंदर पे रहता है लैमिना फुस्का। ये स्क्लेरा नर्व सप्लाई कहां से मिलता है? इसको लॉन्ग सिलियरी नर्व से, जो सिलियरी नर्व होता है उसी का लॉन्ग ब्रांच से नर्व सप्लाई होता है स्क्लेरा को। एंड इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म। और उसके साथ ब्लड सप्लाई कहां से मिलता है? एंटीरियर सिलियरी। सिलियरी आर्टरी के 2 पोर्शन, एक है पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और एक है एंटीरियर सिलियरी आर्टरी। एंटीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू में स्क्लेरा को अपना सप्लाई मिलता है, ठीक है। लिम्बस, लिम्बस क्या है? कॉर्निया पूरा ट्रांसपेरेंट है और स्क्लेरा व्हाइटिश है। दोनों के मिडिल पे जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्बस। सर्कम कॉर्नियल ट्रांजिशन जोन ऑफ कंजंक्टिवो कॉर्नियल, कंजंक्टिवल कॉर्नियल माने कंजंक्टिव और कॉर्निया का जो मिडिल पे जंक्शन है, एज वेल एज कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन इज नोन एज अ लिम्बस। लिम्बस को ब्लड सप्लाई कहां से मिल रहा है? एंटीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिम्बस क्या करता है, जो कॉर्निया का एपिथेलियम होता है, हमें पता है हर 7 to 10 डेज में कॉर्नियल एपिथेलियम धीरे धीरे फिर से रीजेनरेट होता है। ये कॉर्नियल एपिथेलियम जो रीजेनरेट हो रहा था, ये क्यों हो रहा था रीजेनरेट? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द लिम्बल स्टेम सेल। अगर स्टेम सेल में कोई डिफिशियंसी आएगा उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा ये
कब होता है? जब प्रोलॉन्ग, हम कभी भी अगर कोई भी चीज को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पहन के रखते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस, हम जो जिस हिसाब से डॉक्टर ने एडवाइस किया था उस हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस को पहने नहीं, हम बहुत ज्यादा देर तक के लिए पहन लिए, और कॉन्टैक्ट लेंस को ठीक टाइम के बाद हम रिप्लेस भी नहीं किए, है ना, अपने हिसाब से 1 मंथ वाला डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस को हम 1 ईयर तक पहन रहे हैं। तो ये सारा केस में क्या हो सकता है, लिम्बल से धीरे धीरे डेथ हो जाता है हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से। ये सारा केस में लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी होता है, फिर धीरे धीरे कॉर्निया खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपरली यूज करें कॉन्टैक्ट लेंस, और हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ यूज करें, या तो अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाए उसके साथ यूज करें। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस में हमें हमेशा चेक करना जरूरी है कि लिम्बल ब्लड वेसल्स का पैटर्न क्या है, एब्नॉर्मेलिटीज क्या है, उसमें चेक करना जरूरी है। यूविया, यूविया में पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस बेसिकली एक एपर्चर कंट्रोलर है। जब बहुत ज्यादा लाइट आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तब हमारा आइस में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा लाइट आ जाने से आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों हो जा रहा है, ताकि लाइट का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल कर सके। अगर लाइट बहुत कम है तो फिर क्या हो जाएगा, आईलिड डायलेट हो जाएगा, आइरिस डायलेट होने की वजह से लाइट ज्यादा आएगा अंदर, आई के अंदर में, उसी चीज को बोलते हैं आइरिस का फंक्शन। ठीक है, आइरिस का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, बेसिकली 4 लेयर्स है। पहला लेयर से एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, जैसे हम देख सकते हैं पहला लेयर से एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, उसके अंदर में रहता है आइरिस्ट्रोमा, उसके नीचे में रहता है एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम, एंड नीचे रहता है तुम्हारा पोस्ट एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, और उसके नीचे रहता है पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये 4 लेयर रहता है। आइरिस में बेसिकली 2 तरीके का मसल रहता है, एक है स्फिंक्टर मसल, एक है डायलेटर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए आइरिस को हेल्प करता है, और डायलेटर मसल क्या करता है, आइरिस को डायलेट करने के लिए हेल्प करता है। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो होता है, स्फिंक्टर मसल, वो कहाँ पे रहता है, वो आइरिस का जो एकदम मार्जिन है उस सराउंडिंग्स में रहता है, और ये कैसा रहेगा, ये रेडियली रहेगा। ठीक है, रेडियली रहेगा मतलब रेडियली तुम्हारा रहता है डायलेटर मसल्स। यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि डायलेटर मसल्स किस तरीके से रेडियली है, और ये सर्कुलर मसल से तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, जो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है इसको, सर्कुलर मसल से, और रेडियली जो रह रहा है वो है डायलेटर मसल्स, डायलेट कर रहा है प्यूपिल को। ठीक है, ये जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है, हमारा एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर सेगमेंट को, पोस्टीरियर चेंबर को डिस्ट्रिक्ट कर, एंटीरियर सेगमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, एंटीरियर सेगमेंट डिफरेंट है और पोस्टीरियर सेगमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे आइरिस क्या करता है, आइरिस के पीछे वाला हिस्सा, लेंस के आगे वाला हिस्सा को बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर, आइरिस के आगे वाला हिस्सा और कॉर्निया के पीछे वाला हिस्सा को बोलते हैं एंटीरियर चेंबर। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइरिस बहुत हेल्प करता है। ये तो 2 कलर है यहाँ पे आई का, देख रहे हैं कि एक साइड में ब्लू से, एक साइड में ब्राउन से। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या, हेटेरोक्रोमिया बोलते हैं। ये कभी कभी जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी होता है, कुछ कुछ डिजीज में भी ये कंडीशन देखा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज पे कि ट्रांस इल्यूमिनेशन के हेल्प में थ्रू हम देख रहे हैं कि आइरिस का जो इंटीग्रिटी है, आइरिस सही में प्रॉपरली काम करे। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर से लाइट आ जा रहा है, मतलब आइरिस प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे आइरिस में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, इसकी वजह से आइरिस धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस केसेस में बहुत ज्यादा फोटोफोबिया होगा पेशेंट को, अगर लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आइरिस तो मेन काम था लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, बट यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आइरिस का जो ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, इसको ब्लड सप्लाई, आइरिस को ब्लड सप्लाई मिल रहा है एंटीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, और नर्व सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है, नर्व सप्लाई स्फिंक्टर प्यूपिल को मिलता है थर्ड क्रेनियल नर्व से, क्योंकि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और डायलेटर प्यूपिल को मिलता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से, दैट इज द डायलेटर प्यूपिल। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे स्फिंक्टर प्यूपिल को थर्ड नर्व से मिल रहा है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक, एंड डायलेटर प्यूपिल सप्लाइड बाय द सर्वाइकल सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। तो कभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसमें क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। एज वेल एज जबकि कोई बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, सिंपैथेटिक में आ गया है ना, पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पेशेंट का थर्ड नर्व से जो सप्लाई हो रहा था पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, उसमें प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, आइरिडोलॉजी क्या होता है, आइरिडोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है जिसमें आइरिस के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड द captivating tissue structure within the human body, just like marking on map.
आईरिस का डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बारे में तुम अगर स्टडी करोगे तो आईरिस तुम्हारा पूरा बॉडी के बारे में बता देगा, उसी स्टडी को बोलते हैं आइरेडोलॉजी। ठीक है, अभी सिलियरी बॉडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिलियरी बॉडी, इस पोर्शन को सिलियरी बॉडी बोलते हैं, जिसके साथ सिलियरी जो न्यूज है, इस सिलियरी जो न्यूज में जुड़ा हुआ रहता है लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। सिलियरी बॉडी का दो पार्ट है, एक है पार्स प्लाना और एक है पार्स प्लिकाटा। पार्स प्लाना क्या है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा पार्स प्लाना है, और पार्स प्लिकाटा मेन फंक्शन में काम करते हैं। पार्स प्लिकाटा से दो फंक्शन होता है, इसमें जो न्यूज अटैच रहता है, एकोमोडेशन कंट्रोल होता है, दूसरा इसके थ्रू एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कहां से मिलता है सिलियरी बॉडी को, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, एंड नर्व सप्लाई कहां से मिलता है, ओकुलोमोटर नर्व के थ्रू मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। अगर एक्वस ह्यूमर है तो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करने के लिए, मैंने बताया, और एज वेल एज दिस हेल्प्स फॉर द एकोमोडेशन पर्पस। जैसे कि कोरोइड्स क्या होता है, कोरोइड्स एक हाई पिगमेंटेड लेयर होता है, हाई पिगमेंटेड लेयर के साथ साथ जिससे वेरी स्मूथ ब्राउन कलर का होता है कोरोइड, एंड वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ अटैच होता है। ये कोरोइड और रेटिना का जो मिडिल में स्पेस होता है उसको सब कोरोइडल स्पेस बोला जाता है। सब कोरोइडल स्पेस पे डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। कोरोइड का जो ब्लड सप्लाई होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, और नर्व सप्लाई कोरोइड सप्लाइड बाय द 20 शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी नर्व्स के थ्रू ही नर्व सप्लाई होता है। जो रेटिना है, रेटिना का जो ब्लड सप्लाई होता है, पहला ब्लड सप्लाई होता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के थ्रू। उसके साथ साथ जो फोबिया होता है, फोबिया को ब्लड सप्लाई मिलता है कोरियोक्लैपियरिस के थ्रू। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से कभी भी जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होता है उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फोबिया में रेडिस कलर का प्रेजेंट रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें कोरियोकैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड सप्लाई मिल रहा था, इसके वजह से चेरी रेड स्पॉट उसमें विजिबल होता है। अब क्रिस्टलाइन लेंस का बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन लेंस 18 डायप्टर के आसपास 18 डायप्टर के आसपास पावर होल्ड करता है। 60 डायप्टर, अगर 60 टोटल आई का पावर है उसमें से 18 डायप्टर सिर्फ क्रिस्टलाइन लेंस लेता है। और अगर लेंस में बेसिकली हर रोज एक नया नया फाइबर्स उसमें जोड़ रहा है, और फाइबर्स के जोड़ने की वजह से लेंस का जो थिकनेस होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। लेंस जब बच्चे में रहता है उसका पावर रहता है 34.4 डायप्टर, और इन एडल्टहुड धीरे धीरे इसका पावर डिक्रीज होने के बाद 18.8 डायप्टर के आसपास लेंस का पावर रहता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मिडिल वाला जो लेंस होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रायनिक, उसके बाद उसके बगल में रहता है फीटल, उसके बाद इन्फेंटाइल, उसके बाद एडल्ट न्यूक्लियस, उसके साइड पे रहता है कॉर्टेक्स, एंड उसके साइड पे एकदम ऊपर में रहता है एंटीरियर एपिथेलियम, एंड उसके ऊपर रहता है एंटीरियर कैप्सूल। लेंस इस तरीके का, माने ऑनियन, बेसिकली जैसे ऑनियन को काटने के बाद धीरे धीरे उसका लेयर्स निकलता है, उसी हिसाब से क्रिस्टलाइन लेंस का भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर निकलता है। कैटरैक्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैटरैक्ट बेसिकली क्या होता है, क्लाउडिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि जो लेंस का प्रोटीन होता है धीरे धीरे उसका सिंथेसिस बंद हो जाता है और धीरे धीरे प्रोटीन में डीनेचर होना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे क्या होता है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन होता है। पर डिफरेंट बच्चे में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज की वजह से, जैसे कि कभी रूबेला हो गया, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, या तो बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया हो गया, उस केस में क्या होता है, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी एक्वस ह्यूमर पे हम आते हैं। एक्वस ह्यूमर कहाँ से फॉर्मेशन होता है, सिलियरी बॉडी का एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं पर्स प्लिकाटा, वहां से एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होने के बाद ये धीरे धीरे निकल के ट्रेबिकुलर मेसोर के थ्रू निकलता है। मैक्सिमम टाइम ट्रेबिकुलर मेसोर के थ्रू निकलता है, उसके बाद वहां से अगर कोई रास्ते में ब्लॉकेज हुआ तो फिर क्या करेगा, सेनल्स कैनल से निकल जाएगा। नॉर्मल जो आईओपी होता है, इंट्राकुलर प्रेशर होता है अराउंड 1 mm के एजी के 10 से लेकर 21 एजी तक होता है। अगर बहुत ज्यादा इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व होता है उसका जो गैंग्लियन सेल होता है उसमें डैमेज होना स्टार्ट करेगा। उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हेल्दी ऑप्टिक नर्व है और यहाँ पे ग्लूकोमेटस चेंजेस दिख रहा है। ये बेसिकली एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज है, जहाँ पे पर्स प्लिकाटा से एक्वस ह्यूमर निकल रहा है, धीरे धीरे ये पोस्टीरियर चेंबर के थ्रू धीरे धीरे जाके एंटीरियर चेंबर पे जा रहा है, एंटीरियर चेंबर जाने के बाद ट्रेबिकुलर मेसोर के थ्रू निकल जा रहा है। ये एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन पाथवे है। ये बुप्थैल्मस, जो बच्चे में बेसिकली जब कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा होता है उस केस में बुप्थैल्मस विजिबल होता है। अब आ जाते हैं विट्रियस ह्यूमर्स में। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर इज बेसिकली अ फ्लूइड, फ्लूइड लाइक रहता है। इसमें मैक्सिमम टाइम 99% इसमें वाटर रहता है, 1% अदर मेटेरियल्स रहता है।
इसका वॉल्यूम रहता है 4 ml के आसपास। एंड पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी कैन कॉज मैकुलर एडिमा, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, पुराना जो लेंस था उसको निकाल दे रहे, उसमें क्या हो रहा था, इसमें मैकुला में एडिमा क्रिएट कर सकता है और कभी कभी रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सब रेटिनल फ्लूइड भी, जो रेटिना के अंदर जो फ्लूइड जा रहा था वो बेसिकली विट्रियस ही रह रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट किस हिसाब से हो रहा था। अब रेटिना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेटिना का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उसको कैसे याद रखेंगे उसको भी हम समझेंगे। अब एक चीज हमें पता है कि जो रॉड होता है, रॉड बेसिकली जो रॉड सेल्स होता है, रॉड सेल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है ओवरऑल रेटिना में, एंड कोन सेल का अमाउंट भी बहुत कम रहता है। रॉड सेल क्या करता है, जब लाइट कम रहता है उस टाइम पे यूजफुल होता है, और कोन सेल क्या करता है, कोन जब लाइट ज्यादा होता है उसका मेन काम है कोन सेल का कि कलर परसेप्शन करने के लिए, उसके साथ साथ जो क्लैरिटी ऑफ विजन है उसको मेंटेन करने के लिए। रेटिना का जो सारा लेयर्स है उसको याद रखने के लिए हम इस फॉर्मूला का याद कर सकते हैं कि इन न्यू जनरेशन इट इज ओनली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एग्जामिन पेशेंट रेटिना। I for internal limiting membrane, N for nerve fiber layer, G for ganglion cell layer, I for inner plexiform layer, I for inner nuclear layer, O for outer plexiform, O for outer nuclear layer, E for external limiting membrane, and P for photoreceptor layer, and last है retina। retina में retinal pigmented epithelium रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेटिना है उसका ओसीटी का, ओसीटी फंडस में हम देख सकते हैं कि जो एकदम कलर जो हिस्सा है उसको रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम बोलते हैं, जो डीप हिस्सा है उसको फोबिया बोलते हैं, ऊपर में रहता है विट्रियस, और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के नीचे जो धीरे धीरे देख रहे हैं हम कोरियो कैपिलरीज वगैरह है, वो फोरोइड का पोर्शन है। हम फंक्शन रेटिना को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफर टू द ब्रेन। हमारा जो लाइट आ रहा था उसको बेसिकली ट्रांस विजुअल ट्रांसडक्शन के थ्रू क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट कर रहा था और ब्रेन पे पहुंचा रहा था। हमें जैसे पता है कि फोटोपिक विजन क्या होता है, जब लाइट ज्यादा रहता है उस टाइम पे जब कोई भी चीज को देखते हैं उसको फोटोपिक विजन बोलते हैं। स्कोटोपिक विजन जब कोई भी लाइट नहीं रहता है उस टाइम पे रॉड सेल की वजह से जो दिखता है हमें उसको स्कोटोपिक बोलते हैं। मेसोपिक मतलब शाम के टाइम पे जब लाइट भी है, लाइट का अमाउंट भी कम है, उस टाइम पे मेसोपिक विजन होता है। ब्लड सप्लाई बेसिकली द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी 27% 25% ब्लड सप्लाई करता है रेटिना को, और जो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी होता है इंक्लूडिंग कोरियो कैपिलरीज, वो 75% कोरियो कैपिलरीज सप्लाई करता है रेटिना को। नर्व सप्लाई में हम देख सकते हैं कि ईच ह्यूमन ऑप्टिक नर्व कंटेंट्स अराउंड 7,70,000 के आसपास 1.7 मिलियन नर्व रहता है ईच ऑप्टिक नर्व पे, तो दोनों को मिला के 3 लाख के आसपास, लाइक 3 मिलियन के आसपास नर्व फाइबर रहता है, जो रेटिनल गैंग्लियन सेल रहता है एक एक रेटिना पे। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जो इस पर्सन है, पर्सन का जो नोज है, नोज टिप क्या बेसिकली फोबिया सेंट्रलिस को डिनोट कर रहा है, पे सबसे क्लियरिस्ट विजन मिलेगा। बट ये जो ब्लैक स्पॉट है वो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट है। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं रहता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑप्टिक नर्व पे नहीं रहता है, इसकी वजह से वहां पे ब्लाइंड स्पॉट देखना स्टार्ट होता है। बट कुछ कुछ एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफोब्स में क्या दिखा जाता है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट नहीं रहता। हम लोग जैसे देखे कि आई के थ्रू हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे थे, उसके बाद ऑप्टिक नर्व उस इन्फॉर्मेशन को लेके थ्रू ऑप्टिक कायसमा, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के थ्रू जाके ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू जाके विजुअल कॉर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा था। अब यही इन्फॉर्मेशन ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग आई एज अ रिसेप्टर हिसाब से देख सकते हैं, और ब्रेन को एज अ प्रोसेसिंग यूनिट हिसाब से देख सकते हैं। जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ये रेफरेंसेस। थैंक यू ऑल।